Hello everyone, how are you all? I welcome you all to your political science class. Today we are beginning your political science chapters and we are starting off with chapter number 1 of your political science book, that is the Cold War era. इसी chapter का आज हम part 1 से start करने वाले हैं. So without any further delay, let's get started. Okay, so before starting the chapter, I would like to give you an overview of this chapter कि ये chapter है किस बारे में और हम क्या क्या इस chapter में पढ़ने वाले हैं. Okay, so starting off, the end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in the world politics. अब हमारा chapter का name आपको पता है क्या है, the Cold War era. तो अब यहाँ पे क्या कहने की बात हुई जा रही है कि जो कोल्ड वॉर एरा का एंड है, यानी कि जब कोल्ड वॉर एरा अपने एंड पे थी उस टाइम को क्या माना जाता है, बिगिनिंग माना जाता है, शुरुआत माना जाता है किसकी, कंटेम्पररी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. कंटेम्पररी एरा आना स्टार्ट हो गया था किसमें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर. सो टॉकिंग ऑफ कंटेम्पररी एरा, तो 1945 का जो टाइम पीरियड था, 1945 से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड. तो उसको क्या कहते हैं, उस मॉडर्न टाइम पीरियड को कहते हैं कंटेम्पररी एरा. इसको कंटेम्पररी एरा कहा जाता है. तो अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जब कोल्ड वॉर एरा एंड हुई तब से किसकी बिगनिंग हुई, कंटेम्पररी एरा की बिगनिंग हुई. किसमें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर. ओके, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मेन पार्ट वी हैव टू फोकस ऑन. ओके, सो द चैप्टर शो द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स. ठीक है, इस चैप्टर में दो सुपर पावर्स की डोमिनेंस दिखाई है. नाउ यू विल आस्क मी कि मैम सुपर पावर्स क्या होती हैं. तो ऐसी पावर ब्लॉक या फिर ऐसी पावर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इकोनॉमी, मिलिट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर पावर. और प्लस वो सुपर पावर क्यों कहलाती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो कहीं पे भी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है या फिर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है. तो अब बात हो रही है किसकी, दो सुपर पावर्स की. ठीक है, दो सुपर पावर्स थी. पहली कौन सी थी उसमें से, फर्स्ट वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं शॉर्ट में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड द सेकेंड सुपर पावर वॉज द सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं. यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, was central to the Cold War. अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि कोल्ड वॉर का सेंटर पॉइंट क्या था, यूएसए एंड यूएसएसआर. ये दोनों सुपर पावर्स थी जो कि कोल्ड वॉर में सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी. ठीक है, अब कोल्ड वॉर क्या होता है वो अब हम आगे समझेंगे. पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू हम कंप्लीट करेंगे. The chapter views the NAM, non-aligned movement. अब हमने दो सुपर पावर्स की बात करी, यूएसए एंड यूएसएसआर. उसके बाद अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, NAM की, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ठीक है, as a challenge to the dominance of the two super powers. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो सुपर पावर्स थी जो कि इक्वली पावरफुल थी. ठीक है, इक्वली केपेबल थी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में. कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास ही क्या थी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स थे इनके पास. अब न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे वेपन्स होते हैं जो कि मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन करते हैं. इस तरीके के न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिनसे अगर क्या कहते हैं उनका यूज किया जाए तो वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, तो दोनों के पास ही क्या थी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स. उसके अलावा इन दोनों की मिलिट्री भी इक्वली इक्विप्ड थी. ठीक है, इक्वली इक्विप्ड थी किससे, आर्म फोर्सेस से. आर्म्स इनके पास दोनों के पास ही इक्वल थे, यानी कि दोनों बिल्कुल टक्कर की सुपर पावर्स थी, यूएसए भी और यूएसएसआर भी. चलो यूएसए और यूएसएसआर की बात हो गई. अब एक थर्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ठीक है,
नाम का क्या रोल है? चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स, चैलेंज करता है नाम किसको? दो सुपर पावर्स की डोमिनेंस को, एंड डिस्क्राइब्स द अटेम्प्ट्स बाय द नॉन अलाइंड कंट्रीज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? NIEO, यानी कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहती थी? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या आता है? आपका जितना भी ट्रेड होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, या फिर टैरिफ बैरियर्स कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, या फिर कितना डिग्री में होंगे, तो ये सब आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर ही। और ये क्या सेटअप करना चाहते थे? एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप करना चाहते थे। कौन? ये दोनों ही कंट्रीज, यूएसए भी और यूएसएसआर भी, प्लस नाम का भी यही मोटिव था। एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो नाम थी वो क्यों चाहती थी NIEO को एस्टैब्लिश करना? ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, किस वे में? पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो सके और अपने आप को डेवलप कर सके। It concludes with an assessment of India's role in NAM and asks how successful the policy of NAM has been in protecting India's interest। यानी कि जो चैप्टर है ये एंड होगा किस नोट पे? एंड होगा कि इंडिया का क्या रोल था। अब हमारी इंडिया ने भी कुछ रोल प्ले किया था नैम में, वो क्या था अब हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वहां पे चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद the very first topic that is given in your book is the Cuban Missile Crisis. Okay, so starting off with what was Cuban Missile Crisis? In April 1961, April 1961 की बात हो रही है। The leaders of Union of Soviet Socialist Republic, यानी कि USSR के जो लीडर्स थे, they were worried, वो थोड़े घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे? That the USA would invade communist ruled Cuba। अब क्यूबा क्या थी? एक छोटा सा अलाय था। अलाय यानी कि एक छोटा सा पार्ट था। किसका पार्ट था? यूएसएसआर का वो पार्ट था। ठीक है, अब यूएसएसआर घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि यूएसए कभी भी क्यूबा पे अटैक करने वाला था एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड, यानी कि क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड था जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? फिडेल कैस्ट्रो। तो यूएसएसआर घबराया हुआ था कि कभी भी यूएस से क्यूबा पे अटैक कर सकता है और वहां के प्रेसिडेंट को वहां से हटा सकता है। ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्यूबा वॉज एन अलाय ऑफ द सोवियत यूनियन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्यूबा का क्या था? एक छोटा सा अलाय था। किसका? सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर का। एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट, यानी कि जो क्यूबा था उससे क्या मिलती थी? उसको क्या मिलती थी? सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिलती थी। Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base। यानी कि जो निकिता ख्रुश्चेव थे, अब निकिता ख्रुश्चेव कौन थे? लीडर थे वो यूएसएसआर के। यूएसएसआर के लीडर थे कौन? निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये क्या था? In 1962 he placed nuclear missiles in Cuba, यानी कि उन्होंने क्यूबा में आसपास क्या प्लेस कर दी? न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दी। The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range, यानी कि पहली बार क्या हुआ? यूएस से एक फायर की क्लोज रेंज में आया, इन न्यूक्लियर वेपन्स की क्लोज रेंज में आया। Nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by USSR, यानी कि अब USSR threaten कर सकता था किसको? USA को। The US President John F. Kennedy, अब USA के प्रेसिडेंट कौन थे? John F. Kennedy, and his advisors were reluctant to do anything that might lead to a full-scale nuclear war between the two countries, यानी कि अब वहां पे वो लोग नहीं चाहते थे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता और इतना मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता। लेट मी टेल यू कि इतना मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता कि एंड में कोई बचता ही नहीं। तो दोनों में से विनर कौन बनता? तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और जो उनके एडवाइजर्स थे वो भी यही चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो जिससे
फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए, Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning USSR of his seriousness। यानी कि जो जॉन एफ कैनेडी थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि अगर सोवियत यूनियन की कोई भी शिप हमारी तरफ आए, क्यूबा की तरफ आए, वो क्या होगी, एक वार्निंग साइन होगी। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होने वाला था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। लग ही ऐसा रहा था कि कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। व्हाट केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये क्या कहलाया, ये इवेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहलाया। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये जो इवेंट है, इसको क्या कहा जाता है, हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर इसको कहा जाता है। यानी कि कोल्ड वॉर कभी भी किस में कन्वर्ट हो सकती थी, एक हॉट शूटिंग वॉर में। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड बात करेंगे कि अब आप कहोगे मैम इतनी देर से कोल्ड वॉर वर्ड आ रहा है, इस कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो अब हम समझेंगे। व्हाट डज द कोल्ड वॉर मेंट, कोल्ड वॉर का मतलब क्या था। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन। सबसे पहली बात क्या है, जो यहाँ पे टर्म्स यूज हो रही हैं वो हम याद रखेंगे। पहली टर्म है कॉम्पिटिशन। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब था कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन किसके बीच में, दो सुपर पावर्स के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। देन टेंशंस, टेंशन भी सिमिलरली यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच की टेंशंस। एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशंस मतलब एक दूसरे को कन्फ्रंट करना, आमने सामने आना, क्वेश्चन करना। ठीक है, तो कन्फ्रंट भी कर रही थी वो एक दूसरे को, बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन, बैक्ड बाय देयर, बैक्ड यानी कि सपोर्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। और उनको इसमें कौन सपोर्ट कर रही थी, उनकी रिस्पेक्टिव अलाइज, जो वो स्मॉलर स्टेट्स थी उनको क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी, उनको बैक कर रही थी। The Cold War was not simply a matter of power rivalries, यानी कि ये सिर्फ पावर राइवलरीज, यानी कि ये सिर्फ इसलिए नहीं थी कोल्ड वॉर कि ये दिखाया जा सके कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं या मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। अब यहां से बात आ रही है इंपॉर्टेंट, दीज वर अकम्पनीड बाय अ रियल आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एज वेल। यानी कि दोनों सुपर पावर्स में क्या था, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो देखो यार, जब दो लोगों की सोच ना मिले आपस में, ठीक है, तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। आपकी आइडियोलॉजी अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो हम दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए, सो इट विल बी नोन एज एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। वैसा ही आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के। A difference over the best and the most appropriate way, यानी कि ये कन्फ्लिक्ट किस चीज को लेके था, ये कन्फ्लिक्ट किस चीज को लेके था वो अब हम पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस था, यानी कि दोनों की सोच अलग थी। किसको लेके अलग थी, टू चूज द बेस्ट एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड करना था। ठीक है, और इस डिसीजन को लेके दोनों ही एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। तो ये जिसकी वजह से क्या था, ये आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट अराइज हुआ। द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब बात करेंगे कि आइडियोलॉजीज वो क्या थी जिनको लेके ये कंफ्लिक्ट था। तो जो वेस्टर्न अलायंस था, वेस्टर्न अलायंस यहाँ पे किसको कहा गया है, यूएसए को कहा गया है। ठीक है, तो भाई यूएसए जो था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की। व्हाट इज कैपिटलिज्म, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि प्रॉफिट मेकिंग और मनी मेकिंग पे बिलीव करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन किया जा सके, उसको ऐसी एक आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है, कैपिटलिज्म कहते हैं, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेजेस में समझाऊं तो। ठीक है, तो यूएसए तो भाई चाहता था कि प्रॉफिट मेकिंग हो, while the ईस्टर्न अलायंस, जो कि ईस्टर्न अलायंस कौन सा था, यूएसएसआर था, headed by सोवियत यूनियन, was committed to the ideology of, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। नाउ व्हाट इज सोशलिज्म, यानी कि
जो यूएसएसआर था वो चाहता था सोशल वेलफेयर, सबका भला हो, सोशल वेलफेयर हो और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बन सके। नाउ व्हाट इज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इक्वालिटी रहे, सब इक्वल हो, ठीक है। तो ये क्या था, इनमें कंफ्लिक्ट था, ठीक है। दोनों की आइडियोलॉजी हमने देख ली कितनी ज्यादा डिफरेंट थी, कितनी ज्यादा ऑपोजिट थी, कितनी ज्यादा पोल्स अपार्ट इनकी आइडियोलॉजी थी। अब बात करेंगे कि ये कोल्ड वॉर फिर शुरू कैसे हुई, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। दिस एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर was also the beginning of the cold war, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो वहां से क्या शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई वहां से कोल्ड वॉर शुरू हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी ईयर 1945 के अंदर, ठीक है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और वहां से क्या शुरू हुई, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुई, जो यूएसए था उसने हिरोशिमा और नागासाकी, ये क्या है, जापान की 2 सिटीज हैं, उन पे बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए इन अगस्त 1945, कॉजिंग जापान टू सरेंडर, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हम सब जानते हैं ये जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो इवेंट हुआ था उसमें इतना ज्यादा मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ था एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ था, क्या हुआ था कि जब अमेरिका ने बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए थे जापानीज सिटीज पे हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां पे इतना मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ था कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आज तक भी उनके बेबीज में जो अब बॉर्न हो रहे हैं उनमें देखे जा सकते हैं। तो क्या हुआ था, अब जब एटॉमिक बॉम्ब्स उन्होंने यूएसए ने जापान पे डाल दिए तो क्या हुआ, जापान डर गया कि अब हमारे लोगों का क्या होगा, जिसकी वजह से मजबूरी में जापान को सरेंडर करना पड़ा। क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन, अब ये जो यूएसए का डिसीजन था बॉम्ब्स को ड्रॉप करने का, तो जो क्रिटिक्स है यानी कि जो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं वो क्या कहते हैं, टू ड्रॉप द बॉम्ब्स हैव आर्ग्यूड दैट द यूएस न्यू that Japan was about to surrender, यानी कि वो लोग कहते हैं जो क्रिटिक्स हैं कि यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने ही वाला है एंड दैट इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स, और बॉम्ब्स को ड्रॉप करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, ये अननेसेसरी जो डिस्ट्रक्शन था वो होने से बच जाता, यानी कि यूएसए ने सिर्फ अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए ये एक्ट किया था। US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly, यानी कि जो लोग यूएसए के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं कि बॉम्बिंग को करना, ये जो बॉम्ब्स जो ड्रॉप किए यूएसए ने, ये नेसेसरी था ताकि वॉर जल्दी से जल्दी एंड हो सके। आई डोंट थिंक इट इज अ फेयर लॉजिक इन माय ओपिनियन। Whatever the motives were, the consequences of the end of the Second World War was the rise of 2 new powers on the global stage, यानी कि हमें नहीं पता कि क्या कॉजेस थे या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसए ने ऐसा किया, बट उसके बाद से क्या हुआ, सिर्फ 2 ही पावर्स रह गई थी ग्लोबल स्टेज पे, वो कौन सी थी, यूएसए और यूएसएसआर, विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, यानी कि जर्मनी और जापान दोनों ही वर्ल्ड वॉर में शामिल थे जो कि दोनों ही डिफीट हो गए थे। The devastation of Europe and in many other parts of the world, the USA and the Soviet Union became the greatest powers in the world, यानी कि जब जर्मनी और जापान डिफीट हो गए तो ग्लोबल स्टेज पे कौन आए, यूएसए और यूएसएसआर, और क्या बन गए, ग्रेटेस्ट पावर्स बन गए इन दी वर्ल्ड विद द एबिलिटी। ग्रेटेस्ट पावर क्यों थे ये, क्योंकि इनके पास एबिलिटी थी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन अर्थ। अब ये इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि इस पूरी अर्थ पे कहीं पे भी ये इवेंट्स को, होने वाले इवेंट्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे किसकी, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, सो ध्यान से हम समझेंगे लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या होता है। While the Cold War was an outcome of the emergence of US and USSR as 2 superpowers rival to each other, यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत ही तब हुई थी जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे की राइवल बनी। It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear.
माना कि ये दो कंट्रीज एक दूसरे की दुश्मन थी, बट ये इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी थी कि इस बात को समझे कि अगर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक न्यूक्लियर फाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, तो ये बात इनको पता थी, इनमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर एक न्यूक्लियर वॉर हुई तो जो उसका आउटकम होगा, जो उसके रेपरकशंस होंगे, वो कोई भी बेयर नहीं कर पाएगा। द लॉजिक इज सिंपल येट पावरफुल। हाँ, माना कि ये लॉजिक बहुत सिंपल है बट बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। कैसे? When the two rival powers are in possession of nuclear weapons, यानी कि अगर दो पार्ट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, जैसा कि यूएसए और यूएसएसआर के केस में था, केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि और वो दोनों ही इतनी केपेबल हो कि एक दूसरे को इतना ज्यादा हार्म कर सके कि डेथ हो जाए लोगों की और डिस्ट्रक्शन हो जाए पूरे वर्ल्ड का, अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, जो कि दोनों ही ना चाहते हो ऐसा हो। अ फुल फ्लेज्ड वॉर इज अनलाइकली, तो ऐसे में फुल फ्लेज्ड वॉर होना तो बनता ही है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन थी, इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, अगर एक ऐसी न्यूक्लियर वॉर हो गई, बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म, दोनों ही साइड्स इतनी बुरी तरीके से हार्म्ड होंगी उस न्यूक्लियर वॉर में, दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर एज द विनर, यानी कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि कोई बचेगा ही नहीं, तो विनर बनेगा कौन, डिक्लेयर कौन करेगा विनर? विनर डिक्लेयर करने वाला ही नहीं रहेगा अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो गई तो। दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और इसी समझदारी को क्या कहा जाता है? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। Both sides have the capacity to retaliate against an attack. This is the definition of logic of deterrence, कि दोनों ही साइड्स जो हैं, यानी कि दोनों ही जो पावर ब्लॉक्स है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर उनका जो दुश्मन है वो अटैक करे तो उस अटैक को रिटेलिएट कर सके, उसका जवाब दे सके, बदला दे सके, एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर। और अगर ऐसा किया तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ये वॉर जो होगी, न्यूक्लियर वॉर, कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर। अब क्या हुआ, ये जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ये जो समझदारी इन्होंने दिखाई, इससे एक हॉट शूटिंग वॉर होने से तो बच गई, लेकिन क्या इनकी दुश्मनी खत्म हो गई? नो, दुश्मनी इनकी तब भी चलती रही और वो कन्वर्ट किस में होके रह गई थी? एक कोल्ड वॉर में। The two superpowers and the countries in the rival blocks led by the superpowers। अब ये जो दो superpowers थी और जो इनकी allies थी, were expected to behave as rational and responsible actors, यानी कि इनसे expect किया जाता था कि ये rationally, समझदारी से काम लें और responsibly work करें। Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war। और वो समझदारी इन्हें किस वे में दिखानी थी कि अपने आप को रिस्ट्रेन, अपने आप को रोक के रखें ताकि एक दूसरी वर्ल्ड वॉर होने से बच जाए। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। और इसी तरह जो कोल्ड वॉर थी उसने कहीं ना कहीं अपनी राइवलरी से ज्यादा उन्होंने किसके बारे में सोचा? इस वर्ल्ड के बारे में सोचा, और क्या इंश्योर किया? ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर किया। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लेंथी या कितना शॉर्ट आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।